नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा और स्वागत है आपका रण क्षेत्र में। रण क्षेत्र जहां यूपीपीएससी हो गई है छात्रों की जीत। जी हां, यूपीपीएससी ने अपना फैसला वापस ले लिया है। प्रदर्शनकारी छात्रों की जीत हुई है। प्रयागराज में प्रदर्शनकारी छात्रों की बड़ी जीत हुई है। यूपीपीएससी ने उनकी मांगे स्वीकार कर ली है, लिहाजा पीसीएस और आरओ एआरओ की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही अब पीसीएस की परीक्षा एक दिन और एक ही शिफ्ट में होगी। यह फैसला सीएम योगी की दखल के बाद लिया गया है, जिससे विपक्ष के मंसूबे पर पानी फेरता नजर आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर कहीं ना कहीं जनता हित में सरकार ने अपने कद पीछे ले लिए हैं। बता दें कि लगभग 4 दिनों से हजारों की संख्या में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हाल ही में सरकार ने छात्रों की सभी मांगों को मान लिया है। यानी कि सरकार ने जो 2 शिफ्ट 2 परीक्षा वाला फैसला दिया था, उसे वापस ले लिया है। इस बात की जानकारी लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार ने ऐलान कर दिया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि हर विरोध प्रदर्शन में विपक्ष अपना अड़ंगा लगाकर उसे हाईजैक करने का प्रयास करता रहता है। अब चाहे वो सीएए और एनआरसी वाला मुद्दा ही क्यों ना हो या फिर किसानों का मुद्दा, इन चुनावी गिद्धों ने तो छात्रों तक को नहीं छोड़ा है। अपनी सत्ता की प्यास को बुझाने के लिए ये परजीवी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे छात्रों के आसपास भटकने लगे हैं। जब जब इन्हें मौका मिलता है, ये छात्रों को हिंसा के लिए भड़काते हैं। खैर, अब तो उत्तर प्रदेश के मुखिया ने विपक्ष की राजनीति पर पानी ही फेर दिया है। करेंगे इसी पर चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं, आपको सरोकार कराएंगे। हमारे साथ सपा प्रवक्ता चंचल कुमार इस वक्त हैं, बीजेपी प्रवक्ता अविरल मलिक हैं, इसी के साथ राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र स्वामी भी जुड़ चुके हैं और कुछ आंदोलनकारी छात्र भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इस पर हम तमाम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अतिथि भी रहेंगे, आपको बता दें इस पर गहन चर्चा करेंगे। और यूपीपीएससी पर जो जीत हुई है छात्रों की, आपको बता दें ये आज चौथा दिन था जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे प्रयागराज से लेकर देश भर के अलग अलग हिस्सों में। और देखिए, ये कुछ ट्वीट आपको दिखा रहे हैं कुछ नेताओं के। सपा से अखिलेश यादव, उन्होंने ये ट्वीट किया है। इलाहाबाद में एक आंदोलनकारी दिव्यांग छात्रा की बैसाखी पुलिस, उन्होंने इस ट्वीट के माध्यम से बीजेपी बाधा है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है वो असंवेदनशील हो गई है। जी हां, आपको बता दें उन्होंने निर्दयी और संवेदनहीन बताया है भाजपाई को इस ट्वीट के जरिए। इसी के साथ इस पूरे मामले पर अब जो सियासी रंग है वो भी चढ़ने लगा है। एक के बाद एक कई नेताओं के ट्वीट आए हैं, कई पार्टी के की प्रतिक्रिया और बयान जो है वो सामने आए, जिसमें से अखिलेश यादव सपा प्रमुख की ये जो ट्वीट है वो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर इलाहाबाद में आंदोलनकारी दिव्यांग छात्र का उदाहरण देते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला किया। ये देखिए, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह का ये आप देख रहे हैं ट्वीट, जहां पर बीजेपी वालों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, बीजेपी वालों बटोगे कटोगे की नौटंकी बंद करो, ये उन्होंने कहा है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो भी शुरू हो गया है। यहाँ पर लगातार आपको बता दें जो सियासी सरगर्मी है वो भी बढ़ती चली गई और इस पूरे मामले पर ये जो सियासत है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो चाहे हम सपा की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, हर कोई बीजेपी पर इस तरीके से प्रतिक्रिया जो है व्यक्त करती नजर आई है, ट्वीट करती नजर आई है। और देखिए, अभी अखिलेश यादव का भी ट्वीट हमने आपको दिखाया है। और चलिए, इसी के साथ हमारे सामने 3 मुख्य अतिथि इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपको बता दें इस वक्त हमारे सामने सुरेंद्र स्वामी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ अविरल मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। आपका भी स्वागत है। और चंचल कुमार सपा प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए, आपको बता दें आंदोलन छात्र भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और सपा प्रवक्ता चंचल कुमार से हमारा प्रयास है उनसे जुड़ने के लिए। और आपको बता दें इस प्रयास में, लेकिन फिलहाल हमारे सामने ये 3 मुख्य अतिथि हैं। आप सभी का स्वागत है। और चलिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे। और सबसे पहले मैं आंदोलनकारी छात्र की तरफ से, क्योंकि मुद्दा पूरा जो है वो आपकी तरफ से ही शुरू हुआ है, तो मैं छात्रों से पहला सवाल करना चाहूंगी, जानना चाहूंगी यूपीपीएससी ने जो फैसला वापस लिया है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारी प्रतिक्रिया मैम सबसे पहले यही है कि
ये अश्वत्थामा नरो मरो न कुंजरो, ये वाली स्थिति हमारे साथ पैदा की गई है। आयोग ने यही कहा है कि पीसीएस की जो परीक्षा है वो एक पाली में आयोजित होगी पूर्ववत की भांति। इन्होंने आरओ पे हमें बस आश्वासन ही दिया है, क्योंकि उसके लिए एक नोटिस निकाली गई है जिसमें कहा गया है कि इस परीक्षा में 10 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं और इसके लिए एक कमेटी गठित की जाएगी, वो कमेटी बताएगी। ऐसे में हम छात्रों की आधी जीत ही हुई है और हमारी आधी मांग ही मांगी गई है। इसमें सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए पैदा हुई कि हम जिस संयुक्त आंदोलन को लेकर एकत्रित थे, हम जिस मांग को लेकर यहाँ आए थे, उस मांग को आधा तो माना गया है, परंतु आधा हमारे लिए अभी भी भविष्य के लिए पोस्ट डेटेड चेक बना के छोड़ दिया गया है। जी, यानी कि असंतोष का जो मामला है, असंतोष की जो परिस्थिति है वो छात्रों के साथ इस वक्त अभी तक बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता अविरल जी हमारे साथ मौजूद है। अविरल जी, ये तो सरकार की बड़ी पहल है, योगी सरकार की, कहीं ना कहीं विपक्ष की इरादों पर ये पानी फेरता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से छात्रों के पक्ष में ये जो फैसला, जो भी कदम बढ़ाए गए हैं, हालांकि छात्र का कहना है कि अभी भी उनकी मांगे जो है पूरी तरीके से नहीं मानी गई है, लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे? किस तरीके से पहल की गई है योगी सरकार की तरफ से और किस तरीके से ये जो पूरा फैसला है वो किस तरीके से बदला है? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से छात्रों के साथ है, युवाओं के साथ है। भारतीय जनता पार्टी छात्रों के लिए जीने का कार्य करते हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के। और उसके साथ साथ जहां तक बात है इस फैसले की, ये ऐतिहासिक फैसला है। और जहां तक विषय है छात्रों को बरगलाने का, गुमराह करने का, समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के नेता, इंडी गठबंधन के लोग अपने चुनावी हित के लिए, चुनावी फायदे के लिए, राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजनीति करने का काम कर रहे हैं। एक प्रकार से छात्रों के, युवाओं के कंधे पर बंदूक जो चलाने का कार्य कर रहे थे, ये बहुत दुखद था, निंदनीय है। इस विषय को जान लेना चाहिए समाजवादी पार्टी के लोगों को, कांग्रेस पार्टी के लोगों को, इंडी गठबंधन के लोगों को। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अनर्गल और बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, तो जनता निश्चित रूप से चुनाव के माध्यम से, वोट के माध्यम से जवाब देने का कार्य करती है, करती रही है, भविष्य में भी करती रहेगी। और जिस प्रकार से संविधान लहराने का कार्य करते हैं, संविधान की प्रति दिखाने का कार्य करते हैं, तो मैं इनसे कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, ये संविधान दिखाने से कुछ नहीं होगा। संविधान को पढ़ें, संविधान पढ़ें, पढ़ना चाहिए, और उसके साथ साथ संविधान को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना आवश्यक है, संविधान को सही तरीके से लागू करना आवश्यक है, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और निश्चित रूप से भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी संविधान को सही से एग्जीक्यूट करने का जो कार्य कर रही है, ये किया जाता रहेगा। माफिया समस्या में आते रहेंगे, चोर, लुटेरे, डाकू, अपराधी, दंगाई, माफिया, जितने भी लोग हैं, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती रहेगी, इस बात को जान लेना चाहिए। और जहां तक ये बात करते हैं संविधान खतरे में, लेकिन आज तक ये सबूत नहीं दे पाए संविधान इस देश का खतरे में कैसे है। ये संविधान का भी अपमान करने वाले लोग हैं, ये संविधान पर भी राजनीति करने वाले लोग हैं। जनता जान चुकी है कि किस प्रकार से ये बात करते हैं संविधान की, ये बात करते हैं पीडीए की, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की, लेकिन पिछड़े के लिए इन्होंने कुछ काम नहीं किया। पिछड़े के अधिकारों को मारने का इन्होंने कार्य किया, दलितों के अधिकारों को समाप्त करने का, मारने का समाजवादी पार्टी के द्वारा कार्य किया गया, कांग्रेस पार्टी के द्वारा कार्य किया गया। ये छात्रों के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, अपना उल्लू सीधा करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति जो ये लोग कर रहे हैं, ये बंद करें, छात्रों को बरगलाना बंद करें। छात्र जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, वो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश की सरकार का, उत्तर प्रदेश की सरकार हर प्रकार से 24 घंटे 7 दिन छात्रों के हित में पहले भी खड़ी थी। ठीक है अविरल जी, ठीक है अविरल जी, ठीक है अविरल जी, यहाँ पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल कुमार भी जुड़ चुके हैं। चंचल जी, आपकी तरफ रुख कर रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप छात्रों को बरगलाने का भी काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी, और देखिए ऐसा कहने सुनने वाली बात नहीं है, बल्कि आपको बता दें कि सपा के समर्थक अजय यादव सम्राट, इन पर भी कई सारे मुकदमे अराजकता फैलाने को लेकर के इन पर पहले से दर्ज है, और इस बार भी इनको तस्वीरों में देखा गया है कि किस तरीके से आंदोलन के दौरान ये छात्रों को भड़काने का काम कर रहे थे और अराजकता फैलाने का काम कर रहे थे। क्या कहेंगे? देखिए निमी जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का, कम से कम आप इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर डिबेट करा रहे हैं, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। लेकिन जो ये आप बातें जिक्र कर रहे हो, थोड़ा सा ये, चलो बीजेपी का प्रवक्ता साथी बैठा है, ये तो ये बोल सकते हैं, लेकिन आप बता रहे हो नौजवानों को बरगलाने की बात। मैं आपको खबर बता रही हूँ, क्योंकि ये अजय यादव सम्राट का जो नाम अरे है, मैडम सुन तो लो, अजय यादव आंदोलन नहीं चल रहा है, आप सुनो, आप पहले सुनो तो आप सही प्लीज। देखिए
जो आप जिक्र कर रहे हो, यूपीएससी देने वाला बच्चा कोई सामान्य बच्चा नहीं होता है। जो आईएएस बनता है, कितनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाता है, अगर आप उनको बता रहे हो उसको बरगलाया जा सकता है। ये भाजपाइयों को शर्म आनी चाहिए, जो इनसे कोई चीजें संभल नहीं रही हैं। जो एग्जाम जनवरी में होना चाहिए था वो दिसंबर में करा रहे हैं। पूरी की पूरी आपने एग्जाम की प्रणाली को डिरेल कर दिया है। और जो ऑन टाइम पेपर होते, बकायदा कैलेंडर जारी होते थे, उस व्यवस्था को ये भाजपाइयों ने चौपट कर रखा है, क्योंकि इनको शिक्षा से तो कोई मतलब ही नहीं है। ये वो सरकार है जो शिक्षा पर 12 से लेके 18 पर जीएसटी लगाती है। ये वो सरकार है जो बड़े लोगों के लिए 5% जीएसटी लगाती है, जैसे हीरा खरीदने वालों को। ये वो सरकार है जो पेंसिल से लेकर रबड़ से लेकर के शिक्षा इतनी महंगी कर दी इन लोगों ने, और आज ये कह रहे हैं कि उनको बरगलाया जा रहा है। अरे मेरे भाई, आप बताओ, नॉर्मलाइजेशन के बारे में क्या जानते हो? आप क्यों धांधली करना चाहते हो? कुछ परीक्षाएं जो हैं बची हैं, जिसके ऊपर राजनीति मत करो। और कम से कम ये देखो, वहां पे कोई एक जाति विशेष का आंदोलन नहीं है, ये पूरे हमारे नौजवान साथियों का आंदोलन है। और मैडम, आप अजय की बात करो, अजय यादव आप नाम ले रहे हो, वहां पे जो नौजवान साथी आंदोलन कर रहे हैं, आप उनकी भीड़ देखो, आपका चैनल दिखाओ आप जाकर के, वहां पे कितनी भीड़ है, कितने लोगों को मारा गया, कितने लोगों को पुलिस वालों ने जबरदस्ती, कम से कम सैकड़ों से ऊपर संख्या में पुलिस की एसटीएफ से लेकर के लोगों ने जेल में बंद कर दिया है। क्या गुनाह उनका है? वो केवल अपने राइट मांग रहे हैं, अपने अधिकार मांग रहे हैं कि भाई क्यों गलती कर रहे हो आप? हम कह रहे हैं हमारी परीक्षा ऑन टाइम कराओ। और जो है ये जिस तरीके से आप जो है इरेगुलर करना चाहते हो पूरे सिस्टम को, और भ्रष्टाचार का अड्डा बनाना चाहते हो, और जो है उस चीज को रोकने के लिए वो कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वो नौजवान साथी हमारे एकदम जो है शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना चाह रहे थे, तो ये बीजेपी के लोगों ने क्यों वहां पहला दंग कराया? और क्यों उन लोगों को जो है कभी कुछ और बोल देते हैं? अब आपको याद होगा, किसान जब आंदोलन चल रहा था, इन लोगों ने खालिस्तानी पाकिस्तानी तक कह डाला भाजपाइयों ने, और अंत में बीजेपी को थूक कर चाटना पड़ा। क्या बात करेंगे आप? ये बीजेपी वाले जो है केवल और केवल इनका एक काम है डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों के चेले चपाटे हैं, इनसे बस केवल एक चीज करा लो कि केवल एक चीज सीखते हैं ये कि भैया बांटो और राज करो, धर्म को धर्म से लड़ाओ, जाति को जाति में लड़ाओ, और भाई को भाई में लड़ाओ। ठीक है चंचल जी, अविरल जी आपके तरफ रुक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कई सारे आरोप भी लग रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है जो बीजेपी जो है, क्योंकि अखिलेश यादव की भी ट्वीट हमने आपको दिखाई, और उनका भी ये आरोप है कि भाजपाई जो है वो भाजपाई सरकार निर्दयी और संवेदनहीन हो गई है। आंदोलन के दौरान जो देखा गया छात्रों से बर्ताव, उस पर अखिलेश यादव ने ये बातें कही थी, और तमाम आरोप जो आपने अभी सुनी। जी नहीं, देखिए, जहां तक ये बात पहुंच गई किसान आंदोलन तक, तो इस बात को इन्हें जान लेना चाहिए, किसान भाइयों ने, किसान लोगों ने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश के भीतर जिताने का अभूतपूर्व तरीके से कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का हरियाणा प्रदेश के किसानों ने काम किया। इस बात को इन्हें क्लियर कट जान लेना चाहिए। कभी जाट के नाम पर, मैं भी स्वयं जाट हूं, जाट भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पूरा हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, किसान वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हरियाणा प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति, देश का प्रत्येक व्यक्ति, गांव गरीब, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि हमने जनता के लिए काम किया, गरीब के लिए काम किया, और युवाओं के लिए कार्य किया है। हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करने का कार्य किया, बेरोजगारी को समाप्त करने का कार्य किया। अब बेरोजगार लोग इस देश में कुछ हैं, निश्चित रूप से हैं। वो कौन लोग हैं? वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो चुके हैं। इंडी गठबंधन के लोग राजनीतिक रूप से बेरोजगारी झेल रहे हैं। इसी के ये आप समझो, अब अनबख्तियों चश्मा लगा रखते हो आप, जो है इसको निकाल फेंको। ये लड़ाई केवल पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई नौजवानों के भविष्य की लड़ाई है मेरे दोस्त। उन लड़कों से पूछो जो बेचारे हमारे भाई बहन जो वहां पर तैयारी करते हैं, उनसे पूछो कितनी जलालत, मतलब कितनी जलालत की जिंदगी कर रखी है आपने। एग्जाम करा नहीं रहे हो, सारी परीक्षाएं लेट करते हो, बेईमानी करते हो, धांधली करते हो। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में बेईमानी करी आप लोगों ने, और आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो। हम छात्रों के लिए कार्य करने वाले लोग हैं, हम युवाओं के लिए कार्य करने वाले लोग हैं, बेरोजगार मुक्त भारत का निर्माण करने वाले लोग हैं, महंगाई मुक्त भारत का निर्माण करने वाले लोग हैं, रोजगार मुक्त भारत का निर्माण करने वाले लोग हैं। बीजेपी के बोर्ड में बैठते हैं, आप मुझे बताओ, नारायण राणे, हेमंत अधिकारी, हेमंता बिस्वा से लेकर के अनगिनत मुकुल राय से लेकर के शुभेंदु अधिकारी से लेकर के कितने भ्रष्टाचारी बोर्ड में बैठे बीजेपी ने लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। बड़े ठीक है चंचल जी, अविरल जी, ठीक है, ये जो आरोप प्रत्यारोप
आयोग का दौर है वो यूं ही चलता रहेगा। यहाँ पर सुरेंद्र स्वामी जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी सवाल लेंगे। यहाँ पर हमारे साथ 4 अतिथि भी मौजूद है। और चलिए अभी हम रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ भी है सुरेंद्र स्वामी जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। क्या लगता है अब इस फैसले के बाद यूपीपीएससी क्या बदलाव कर सकती है एग्जाम में, क्या कुछ चेंजेस देखे जा सकते हैं और क्या छात्र के हित में क्या होगा, क्या कहेंगे इस पे? निमि जी देखिए, जहां तक मैं समझता हूं इस परीक्षा को, ये छात्र हैं ये बीच में बोल सकते हैं कि ये पहली बात तो है कि प्रिलिमिनरी एग्जाम है, मेन एग्जाम नहीं है। कुल वैकेंसीज पीसीएस में करीब 270 के आसपास हैं और जो आरओ एआरओ की वैकेंसीज हैं वो टोटल 410-11 के आसपास है। तो इसलिए प्रिलिमिनरी एग्जाम हो रहा है। अब इस एग्जाम में जो इनका सिस्टम है उसमें इनके 2 पेपर होते हैं। एक पेपर 100 नंबर का 150 का है, एक 100 नंबर के 2 इनके पेपर होंगे। एक में 150 क्वेश्चन होते हैं, एक में 100 क्वेश्चन होते हैं। अब 2 क्वेश्चन का जब पेपर होगा प्रिलिमिनरी में तो वो एक पाली में तो हो नहीं सकता, उसको तो 2 पाली में करना ही पड़ेगा। एक में कैसे होगा, कहीं भी नहीं होता है। जो भी प्रिलिमिनरी एग्जाम होते हैं तो उसमें सुबह शाम ही एग्जाम होता है। अब दूसरी बात यह है कि सारे एग्जाम एक दिन हो। अगर मान लीजिए सरकार को ये लगता है कि सारे एग्जाम एक दिन में कराना मुश्किल है, तो जो छात्र हैं उनकी इशू ये नहीं है कि एक दिन में होना चाहिए। मैं जहां तक समझता हूँ इशू ये है कि जो इसमें एक नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स का उन्होंने कंसेप्ट डाला है उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और मेरा अपना ये मानना है कि ये प्रिलिमिनरी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स का कोई रेलेवेंस नहीं है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर सरकार को लगता है कि भाई पेपर कठिन होगा या पहले दिन का पेपर सरल हो सकता है, तो थोड़ा बहुत कठिन सरल तो एग्जाम में आपका चांस है। वो तो आप स्पोर्ट्स में जाते हैं, आपको फर्स्ट लेन मिली, 5th लेन मिली, तो वो झगड़ा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए मेरा मानना यह है कि गवर्नमेंट ने ये जो नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट लगाया है ये इक्वलाइजेशन से लाए हैं। जो मेन यूपीएससी का एग्जाम होता है उसमें भी इक्वलाइजेशन कंसेप्ट है। आपको मालूम होगा नीट में भी इन्होंने किया था, उसको हटाना पड़ा। तो मेरा ये मानना है कि नॉर्मलाइजेशन ना करें। और अगर सरकार को ये लगता है कि भाई कोई पेपर डिफिकल्ट होगा, क्योंकि पेपर तो दूसरा आएगा, वो पेपर तो होगा ही नहीं। अगर मान लो दूसरा पेपर है वो थोड़ा सरल है या कठिन है, तो मान लीजिए आप 10 टाइम्स लोगों को प्रीलिम में क्वालिफाई कर रहे हैं मेन के लिए, तो आप 15 टाइम्स कर दीजिए, आप 20 टाइम्स क्वालिफाई। 270 सीटों पे अगर आप 2500 की जगह 5000 लोगों को क्वालिफाई कर दीजिए, तो जिनके थोड़े बहुत ये रहा कि भाई ये सख्त पेपर है या अच्छा पेपर है, तो वो उनको उसमें वो कवर हो जाएंगे। फिर अल्टीमेटली तो मेन एग्जाम एक दिन में होगा ही। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जो इश्यू बना है ये कहीं से उन्होंने पिक किया है। और इसमें मैंने आज ट्वीट भी किया है योगी जी के लिए और मौर्य जी के लिए कि आप इसमें ये नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट मत लाइए, बाकी अपनी सुविधा से आप नॉर्मलाइजेशन के हित में आप नहीं है, पक्ष में नहीं है आप। इसी पर हम इनसे छात्र से हम जवाब भी लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारी खास बातचीत हो रही है यूपीपीएससी पर जो फैसले वापस लिए गए हैं। इसी के साथ हमारे साथ आंदोलन छात्र भी कुछ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जवाब लेते हैं। जानना चाहूंगी आंदोलन छात्र जो हमारे साथ है, सुरेंद्र जी की बात आपने सुनी, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में वो भी नहीं बोल रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये आपके फेवर में ये एक लाइन गया है। लेकिन इसके अलावे और क्या बातें हैं, क्या मांगे हैं जो आप रखना चाहते हैं? कि मैम सुरेंद्र सर की बातों से हम सहमत हैं, लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि जो सर कह रहे हैं कि छात्रों की मांग नॉर्मलाइजेशन को हटाने की है, ना कि 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम कराने की है। तो सर को हम ये बताना चाहते हैं कि अगर परीक्षा एक दिन से ज्यादा होती है, एक दिन से ज्यादा मतलब 2 दिन होती है, 2 शिफ्ट में होती है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन ऑटोमेटिक लागू हो जाता है। और सर एक बात जो कह रहे थे कि जेई में लागू हुआ, आईआईटी जैसे विषयों में लागू हुआ, तो उसमें सर गणित, केमिस्ट्री और मैथ होती है, उसमें चीजें लागू हो सकती हैं, लेकिन मानकी विषयों में नॉर्मलाइजेशन लागू करके आप लागू नहीं कर पाएंगे। जैसे मराठा का युद्ध कठिन है कि मुगल साम्राज्य के लड़े अकबर के युद्ध कठिन है, इनमें आप अंतर नहीं कर पाएंगे। तो ये हम सर को बताना चाहते हैं कि आईआईटी वगैरह या मानकी विषयों में नॉर्मलाइजेशन लागू करना थोड़ा टफ पड़ता है। और हम एक बात और अपनी बात रखना चाहते हैं कि माननीय आयोग ने आधी अधूरी जीत की बधाई दी है।
जो कि पीसीएस के लिए तो स्थिति स्पष्ट कर दी है, लेकिन आरओ के लिए वही पशुपेश की स्थिति रखी हुई है कि हम एक कमेटी गठित करेंगे। जो ये बातें 3 दिन से कह रहे थे कि कमेटी बनी है, यही कमेटी ने ही ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू कराया था। तो हम कैसे माने कि आरओ के लिए भी ये कमेटी क्या डिसीजन लेगी। और रही बात, एक बात हमारी और है, ये नॉर्मलाइजेशन अगर इतना अच्छा था तो ये पहले क्यों नहीं लागू किया गया। हम भी इसके साथ अच्छे से परीक्षा दे पाते। जी सुरेंद्र मैं जी, इसमें निम्मी जी अगर आप मुझे एक बार बोलने दें। जी जी जरूर। मैंने इनको ये नहीं कहा था कि होना चाहिए, मैंने ये कहा था ये कंसेप्ट वहां से उठाया है, लेकिन मैंने ये कहा है कि इस कंसेप्ट की प्रिलिमिनरी एग्जाम में कोई रिलेवेंस नहीं है और इसकी कोई मतलब आवश्यकता भी नहीं है और इससे कोई फर्क। तो मैंने एक सब्स्टिट्यूशन दिया था कि अगर आपको लगता है पेपर कमजोर या अच्छा किसी दिन हार्ड आएगा तो आप जो लोगों को क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए उसमें उसके टाइम्स को बढ़ा दीजिए। लेकिन परीक्षा को अगर सरकार को लगता है कि एक पाली में नहीं कर सकते हैं तो आप उसको 2 पाली में कर लीजिए। लेकिन मेरा मतलब यह है कि नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम में कोई वैल्यू नहीं रखता और चूंकि यहाँ सिंपल ग्रेजुएट्स हैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं तो उसके हिसाब से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मैं खुद ही यही बात कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि होना चाहिए, मैंने ये कहा कि ये कंसेप्ट वहां से उठाया है। बल्कि नीट में जब उठाया था तो उसको रिजेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं ऐसे कैसे होगा, आप पेपर्स में कर देंगे, क्योंकि एग्जाम तो एग्जाम है, आप कहीं भी खड़े हो सकते हैं, लाइन में भी आपका कहीं नंबर आ सकता है। कोई आदमी कह सकता है कुश्ती मुझे पहले लड़नी थी, मेरा चौथी बार नंबर क्यों आया, वो नहीं होता है। तो नॉर्मलाइजेशन का कोई कंसेप्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम में नहीं होता है, इनको रखना नहीं चाहिए। ठीक है, मेरा ये मानना है, मेरी यही यूपी गवर्नमेंट को सलाह होगी कि आपको जैसे सुविधा हो एग्जाम कराइए, बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। बस नॉर्मलाइजेशन का जो कंसेप्ट आपने उठाया है अगर वो कानून में भी लिया है तो उसको हटा दीजिए। ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जाम में कोई कंसेप्ट नहीं होता है। ठीक है सुरेंद्र जी, चलिए इस पर छात्र से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे थे। जी हम सुरेंद्र सर की बातों से सहमत हैं सर, लेकिन हम इस बात पे भी आशंकित हैं कि सर कल आयोग में थोड़ा सा अगर भ्रष्टाचार की उपस्थिति बढ़ती है सर तो नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से अपने लोगों को नॉर्मलाइजेशन करके प्री पास करा के सर मेंस दिलाया जाएगा। जो आप तो मैंने कह रहे हैं रिक्वायरमेंट ही नहीं है, फिर आगे क्या डिस्कशन करना है। मैं खुद मानता हूँ कि प्रीलिमिनरी एग्जाम में कोई इक्वलाइजेशन या नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है। ये कंसेप्ट यहाँ लगी ना ही नहीं चाहिए। हमने भी बहुत एग्जाम दिए, हमने भी बहुत रिक्रूटमेंट किए हैं, लेकिन प्रिलिमिनरी एग्जाम है जिसमें इनके 2 पेपर होने हैं, 2-2 घंटे के इनको मालूम है सुबह शाम में होने हैं, तो उसमें एक क्वालिफाइंग है, एक के नंबर इनके उसके लिए जुड़ेंगे। तो उस मेरा ये कहना है कि प्रिलिमिनरी में कोई नॉर्मलाइजेशन कहिए, उसको इक्वलाइजेशन कहिए, तो उसका और मैंने ये भी कहा था कि इसमें ट्रांसपेरेंसी हो ही नहीं सकती। ठीक है सुरेंद्र जी, यानी कि यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है, एक निष्कर्ष ये निकल रहा है कि प्रिलिमिनरी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन जैसी कॉन्सेप्ट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर समय का अभाव भी है हमारे साथ और अब हम इस कार्यक्रम के अंत में पहुंच गए हैं, यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में हमारे जो 4 अतिथि हैं सभी से एक सुझाव लेना चाहेंगे। यूपीपीएससी पर अब क्या बदलाव होने चाहिए जो छात्रों के हित में हो, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य की बात है। सबसे पहले अविरल जी आपकी तरफ रुख करेंगे, क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का, हम पूर्ण रूप से युवाओं के, छात्रों के, विद्यार्थियों के हक की आवाज उठाते रहे हैं और पूर्ण रूप से हम युवाओं के साथ हैं, छात्रों के साथ हैं और इस विषय पर राजनीतिकरण बंद होना चाहिए। जो विपक्षी दल राजनीतिक रोटियां सेकने का जो प्रयास करते हैं उसको तत्काल बंद करना चाहिए। और जहां तक युवाओं के हित का सवाल है, हम हमेशा से साथ रहे हैं युवाओं के और बात किसान आंदोलन तक पहुंची थी। चंचल जी ने किसान आंदोलन की बात की थी, तो मैं चंचल भाई को यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि किसानों के बहुत बड़े नेता, स्वयंभू नेता के रूप में जो किसान आंदोलन के समय में सामने आए थे, प्रस्तुत हुए थे, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी किस प्रकार से हरियाणा विधानसभा चुनाव में उतरे और उसके बाद केवल 1170 वोट गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी को मिली, इसका भी आपको उत्तर देना चाहिए। क्या वो जो वोटर्स हैं वो किसान नहीं है, इसका भी आपको उत्तर देना चाहिए। और जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, इसका अर्थ है आप किसानों का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि किसान वोटर्स हैं। ठीक है अविरल जी, ठीक है, आपके सवालों का जवाब लेंगे। चंचल जी आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे।
देखिए मैडम, इन्होंने जो बात कही कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, तो अविरल भाई शासन सत्ता में बैठे हो, आप आदेश कर दो, मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट कर दो कि भैया तत्काल प्रभाव से जो जो हमारे नौजवान छात्रों की मांग है, तत्काल प्रभाव से उसको पूरा करें। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन राजनीति कर रहा है? राजनीति तो आप लोग करते हो भाई। जाति को जाति में लड़ाओगे, धर्म को धर्म में लड़ाओगे, बांटोगे, राज करोगे। मैं पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताओ, पिछले 5 सालों में, 7-8 सालों में कोई परीक्षा बताओ जो आपने सेफ कराई हो, सुरक्षित कराई हो, सही कराई हो? सब में तो भ्रष्टाचार का आपने अड्डा बना दिया है। आप बताओ, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में हमारा पिछड़ा समाज का व्यक्ति लगातार धरने पे बैठा रहा। माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग, माननीय न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट, सब लोगों ने कहा कि सरकार से गलती हुई, सरकार ने भी माना बेईमानी हुई, लेकिन आप बताओ क्या किया आपने? तो ये जो चश्मा है अनुभक्ति वाला, उसको निकाल फेंकना पड़ेगा, वो हटाना पड़ेगा। दोस्त, एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैडम निमी जी, देखिएगा, ये लोग कहते बटेंगे तो कटेंगे। आप अगर इनसे पूछें अगर हम कि आप बताओ कि आप बांटने काटने की बात करते हो, आप एनएफएस के तहत विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के मामले में घोटाला करते हो, आप 13 पॉइंट रोस्टर के मामले से घोटाला करते हो, आप लेटरल एंट्री के माध्यम से पिछड़ों के साथ दलितों का अन्याय करते हो। और मैं आपको बता दूं, आप अगर आप देखो तो आज के समय में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा नंबर 1 पर जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने में नंबर 1 है। एक एग्जांपल बताता हूं निमी जी, लखीमपुर खीरी का विधायक, इन्हीं की पार्टी का विधायक, सत्तारूढ़ का विधायक, बर्मा समाज से आता है। ठीक है चंचल जी, देखिए, ठीक है चंचल जी, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर सवाल छात्र के भविष्य का है। सुरेंद्र जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे एक बहुत छोटे से शब्द में कि आखिर निष्कर्ष क्या होगा, छात्रों के भविष्य के हित में क्या होगा? देखिए, मैं तो जहां तक समझता हूं, ये समझता हूं कि छात्रों को परेशानी इस बात से नहीं है कि 2 दिन में एग्जाम हो रहे हैं, 3 दिन में हो रहे हैं, 4 दिन में हो रहे हैं। वो तो गेम्स में हीट्स होती हैं, तो अब कोई कहे कि सबको एक ही बार में दौड़ा दीजिए, होता नहीं है। मान लो सरकार के पास नहीं अरेंजमेंट हो रहा है तो वो कर सकती है। इशू है सिर्फ नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये प्रिलिमिनरी एग्जाम है। प्रिलिमिनरी एग्जाम में कोई उसकी रेलेवेंसी नहीं है। 5 लाख लड़के पीसीएस में बैठ रहे हैं, 10 लाख लड़के आरओ में बैठ रहे हैं, 400 वहां वैकेंसी है, 268 यहाँ वैकेंसी है। आप 10 टाइम्स करेंगे 3,000 4,000, वहां करेंगे 10-12,000, बस इतने ही तो क्वालिफाई होंगे। आपको लगता है कि पेपर में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है तो आप उसको 15 टाइम्स कर दीजिए, तो उसमें क्या होगा, 10 की जाए 15,000 लड़के हो जाएंगे। ठीक है सुरेंद्र जी, नॉर्मलाइजेशन के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जरूरत नहीं है प्रिलिमिनरी एग्जाम में, ये आपका कहना है। छात्र से बात करेंगे, आंदोलन छात्रों से जानना चाहेंगे, क्योंकि बातें जो है, मुद्दा जो है वो आपसे शुरू हुआ था, आपकी मांगों को लेकर शुरू हुआ था, तो इस कार्यक्रम का अंत भी करेंगे आपकी मांगों से लेकर, क्योंकि आपने शुरुआत में ही कहा था कि अभी भी असंतुष्टि है आपके अंदर। सबसे पहली मांग हमारी है मैम आयोग से और सरकार से कि सबसे पहले आरओ के जो पक्ष में है वो स्थिति स्पष्ट की जाए और हमें पूरा आश्वासन दिया जाए कि ये एग्जाम केवल और केवल एक शिफ्ट में आयोजित होगा और कोई नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें नहीं अपनाई जाएगी। और दूसरी मांग हमारी आयोग से ये है कि अपनी पारदर्शिता को ये और निखारें। ये सबसे पहले एक आंसर की जारी करें, उसके बाद अगर जो गलत क्वेश्चन ये बनाते हैं, इनके पास कौन सी ऐसी एक्सपर्ट कमेटी है जो 150 क्वेश्चन नहीं बना पाती, ये प्रतिवर्ष 10 क्वेश्चन एवरेज गलत देते हैं। तो हमारी सबसे पहली मांग है अपने लब्ध प्रतिष्ठित विशेषज्ञों से ये कम से कम 150 प्रश्न गुणवत्तापूर्ण बनाए, कोई उसमें गलती ना हो। तो उसके बाद ये हमें एक आंसर की जारी करें, आंसर की जारी मतलब प्रीलिम्स की भी एक कट ऑफ जारी करें, क्योंकि जब ये गलत आंसर की है तो ये स्टूडेंट से ही फिर उसके सबूत मांगते हैं कि इसके आप जो विवादित जो प्रश्न है उसके उत्तर आप हमें प्रेषित करिए, तो हम उसके उत्तर प्रेषित करते हैं। उसके बाद ये संशोधित उत्तर कुंजी जारी नहीं करते। तो ऐसे में ये सारी चीजें जारी करें, हमें समय से कट ऑफ बताएं, प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी, ताकि हमें आरटीआई ना लगानी पड़े। कट ऑफ के लिए भी हमको आरटीआई लगानी पड़ती है, ये रिजल्ट सही समय से जारी नहीं करते। तो पारदर्शिता भी जरूरी है। और दूसरी बात, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो आज का है, हम आधी जो है सफलता हमें मिली है, हम आरओ के पक्ष में भी सफलता मिली है, आधी बाकी है। आरओ और एआरओ को लड़ाई अभी भी जारी है। चलिए, इसी के साथ यहाँ पर आप चारों का हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए रण क्षेत्र में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।